गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th हिंदी के पार्ट 2 में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दारोगा नामक पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने नमक का दारोगा नामक कहानी का अध्ययन किया था, उस कहानी के बारे में जाना था। उम्मीद करते हैं कि कहानी का सारांश आप लोगों को याद हो गया होगा, और यदि सारांश याद है तो प्रश्न का उत्तर लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। आइए अब हम इसमें प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। कहानी में मुख्य रूप से दो पात्र हैं और एक हल्के से मुंशी बंशीधर के पिता तीसरे हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो ही हैं। एक तो मुंशी बंशीधर और दूसरे पंडित अलोपी दीन। ये दो पात्र ही मुख्य हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि अलोपी दीन अथवा बंशीधर दोनों में से किसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है, और प्रभावित किया है अगर तो क्यों किया है, उसके पीछे कारण क्या है जो आप उससे प्रभावित हुए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। कहानी का नायक मुंशी बंशीधर है, जो हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है। ठीक ना, ये तो हो गया। और क्यों करता है, अब इसका उत्तर देते हैं। क्योंकि मुंशी बंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्य परायण व्यक्ति हैं, जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करते हैं। जो समाज में कर्तव्य परायणता और निष्ठा की मिसाल कायम करते हैं। उन्होंने पंडित अलोपी दीन जैसे अमीर और प्रसिद्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का साहस दिखाया था। ठीक ना। और अंत में पंडित अलोपी दीन भी मुंशी बंशीधर की दृढ़ता पर और कर्तव्य निष्ठता पर मुग्ध हो जाते हैं। बस क्यों का उत्तर इतना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये पहले प्रश्न का उत्तर आप लोग आसानी से लिख लेंगे और आपको याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न कह रहा है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि इस कहानी के आधार पर अलोपी दीन का जो चरित्र है वो मुख्य रूप से दो पहलू पर निर्भर करता है। उसके दो पहलू हैं, उसमें से कौन कौन से दो पहलू आपके सामने उभर करके आते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, इनका जो पहला व्यक्तित्व है, पहला जो चरित्र है जो उभर करके आता है, वो यह है कि पंडित अलोपी दीन पैसा कमाने के लिए नियम विरुद्ध काम करने वाले भ्रष्ट व्यक्ति हैं। चूँकि नमक की चोरी कर रहे थे ना ये, जब मुंशी बंशीधर ने उन्हें पकड़ा था नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे पर, तो इसीलिए पहला उनका चरित्र है कि वो पैसा कमाने के लिए नियम विरुद्ध काम करने वाले एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। वे लोगों पर जुल्म करते थे, लेकिन एक सफ़ेदपोश व्यक्ति होने के कारण उन पर कोई शक नहीं करता था। इस तरह उनका यह दोगला चरित्र उजागर करता है कि वे सफ़ेदपोश होकर के लोगों के सामने अच्छा बनने का दिखावा करते हैं और वहीं पीछे वो नियम विरुद्ध गैरकानूनी ढंग से पैसा कमाते हैं। ये उनका पहला चरित्र उभर करके आता है। और दूसरा चरित्र जो कहानी के अंत में उभर करके आता है वह उज्जवल चरित्र है उनका, क्योंकि पंडित अलोपी दीन जो हैं वो ईमानदारी और धर्म निष्ठा के गुणों की कद्र करते हैं। ये उनका दूसरा चरित्र है, ईमानदारी और धर्म निष्ठा की कद्र करते हैं, क्योंकि इसी गुण के कारण कहानी के अंत में वो जाकर के मुंशी बंशीधर को अपने संपत्ति का अस्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। ठीक ना। तो ये दो चरित्र हैं। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये दूसरा प्रश्न भी आप लोगों की समझ में आसानी से आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज के किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। अब यहाँ तीन पात्र आपको दिए गए हैं। वृद्ध मुंशी का मतलब बंशीधर के पिताजी,
वकील जो पंडित अलोपी दीन की तरफ से पैरवी करते हैं पकड़े जाने पर, और शहर की भीड़, ठीक है ना। जब अलोपी दीन को पकड़ के ले जा रहे थे बंशीधर, तो अलोपी दीन को देखने के लिए शहर की भीड़ उमड़ पड़ी थी। दीवार और सड़क में कोई अंतर नहीं रह गया था, इतनी भीड़ हो गई थी। तो ये तीन चीज़ें हैं, तीन पात्र हैं। इन तीनों को आपको बताना है कि ये समाज की किस सच्चाई को हमारे सामने लाते हैं, उजागर करते हैं। तो आइए हम पहला देखते हैं। इसमें जो है तीसरे के काम है वृद्ध मुंशी। ये आपको पाठ से उसको अवतरित भी करना उस अंश को जो उनका चरित्र बताता हो। आइए देखते हैं वृद्ध मुंशी को। देखिए, वृद्ध मुंशी जो हैं वो धन को महत्व देने वाले व्यक्ति हैं। वे अपने बेटे को ऊपरी आय बनाने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि बेटा, वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, जबकि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती रहती है। ये उस समय का प्रसंग है जब वंशीधर नौकरी ढूंढने के लिए घर से निकल करके जा रहे थे। तब उनके वृद्ध पिता मुंशी ने उन्हें समझाया था, ठीक ना। तो ये अंश आप इसमें उद्धृत कर देंगे। दूसरा है वकीलों की क्या स्थिति थी। देखिए, अगर हम देखें तो आज भी वकील वैसे हैं, तो इसमें लिख देंगे आप सीधा कि आजकल धन लूटना ही वकीलों का धर्म बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं, क्योंकि वे जानते हैं सही व्यक्ति या सही पक्ष का व्यक्ति उतना अधिक पैसा देगा नहीं, ठीक ना। आजकल धन लूटना ही वकीलों का धर्म बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं। मजिस्ट्रेट के द्वारा अलोपी दीन को बाइज्जत बरी कर देने पर वकील खुशी से उछल पड़ते हैं और जी भर के पैसों का बंटवारा करते हैं, ठीक ना। तो ये वकीलों की विशेषता है कि वकील क्या हैं, वह धन कमाने के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में वकालत करते हैं, उसकी तरफ से लड़ते हैं। और जब मजिस्ट्रेट ने यानी न्यायाधीश ने अलोपी दीन को बरी कर दिया सबूतों के अभाव में, तो ये प्रसन्नता से उछल पड़ते हैं और उसके बाद पैसों का बंटवारा करते हैं, क्योंकि इनका धन कमाना ही इनका धर्म बन गया है। ओके, अब आइए हम तीसरे का गा खंड देखते हैं। शहर की भीड़, यानी जो शहर की भीड़ है वह पाठ के आधार पर उसका कौन सा चरित्र, कैसा क्या सच्चाई वह उजागर करती है। देखिए, सीधी सी बात है कि शहर की जो भीड़ थी वह दूसरे के दुखों में तमाशे जैसा मजा लेती है, ठीक ना। क्योंकि पाठ में एक स्थान पर, अभी मैंने बताया था, पाठ में एक स्थान पर कहा गया है कि जब पंडित अलोपी दीन गिरफ्तार करके मुंशी बंशीधर ले जा रहे थे, तो उनको देखने के लिए छत और दीवार में कोई भेद नहीं रह गया था। यानी जो लोग छत पे पहुंच पा रहे थे वो छत पे खड़े थे, नहीं तो लोग दीवार पे ही चढ़ करके देख रहे थे, ठीक। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये तीसरे प्रश्न के जो का खा गा 3 खंड हैं, इसका भी उत्तर आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। आइए अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। देखिए, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। अब देखिए, आपको तो पता चल गया होगा प्रसंग से कि इसके पहले खंड का उत्तर क्या हो जाएगा, आराम से आप देख सकते हैं। इसका पहला खंड कह रहा है, यह किसकी उक्ति है। उक्ति माने कथन, यानी यह कथन किसका है कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ये किसका कथन है। यह उक्ति जो है वह वृद्ध मुंशी जी की है, अर्थात बंशीधर के पिता की है, ठीक। ओके। खा,
मासिक वेतन को पूर्णमासी का चाँद क्यों कहा गया है? पूर्णमासी का चाँद क्यों कहा गया है, यानी मासिक वेतन की तुलना यहाँ पूर्णमासी के चाँद से क्यों की गई है? आप देख सकते हैं, जैसे पूर्णमासी का चाँद माने पूर्णिमा की तिथि को ही चंद्रमा निकलता है पूर्ण रूप में अपने, और उसके बाद परुआ, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, धीरे धीरे फिर करके अमावस्या तक जाते जाते वह धीरे धीरे कम होता जाता है और अमावस्या को अर्थात महीने के आखिरी में एकदम समाप्त हो जाता है। तो इसी तरह से जो वेतन होता है वह हमको महीने में 1 तारीख को मिलता है। अब वो चाहे 1 को मिले, 2 को, 3 को, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के में थोड़ा सा अंतर है, और कुछ प्राइवेट वाले में अपने हिसाब से एक लोग तारीख बना लेते हैं, हम इस तारीख को आपका वेतन देंगे। तो वह उस तारीख को मिलता है और वह फिर उसी तारीख के आते आते वह उसी पूर्णिमा के चाँद की तरह समाप्त हो जाता है, घट जाता है, ठीक है ना, अर्थात खर्च हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मासिक वेतन को पूर्णमासी का चाँद कहा गया है। ओके, उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब चौथे का हम गा खंड देख लेते हैं, यानी तीसरा। क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? अब इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एक पिता, अगर हम देखें तो इस कथन के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि जैसे एक पिता अपने बेटे को गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है, ठीक ना, कि रिश्वत तो बहता हुआ स्रोत है, ऊपर ही आए, रिश्वत को ऊपर ही आए शब्द से संबोधित किया गया है कि ऊपर ही आए तो बहता हुआ स्रोत है, ठीक है ना, जिससे सदैव प्यास बुझती है। मैंने आप गलत काम करेंगे तो रोज़ आपको कुछ ना कुछ पद के अनुसार थोड़ा बहुत मिलता रहेगा, जिससे कहा गया है सदैव आपकी प्यास उससे बुझती रहेगी। तो वेतन आपको स्पर्श ही नहीं करना पड़ेगा, आपका वेतन पूरा का पूरा बचता रहेगा। तो वही पूछ रहा है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? नहीं, उत्तर होगा नहीं। मैं एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए और एक पिता अपने बेटे को रिश्वत लेने की सलाह नहीं दे सकता है और ना ही उसे देनी चाहिए। लेकिन यहाँ जबकि पिता जो है वो अपने बेटे को रिश्वत लेने की सलाह दे रहा है, इसीलिए मैं इस कथन से सहमत नहीं हूँ, इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ। ओके, उम्मीद है कि ये चौथा प्रश्न भी आप लोगों की समझ में आसानी से आ गया होगा। इस पाठ पर आधारित प्रश्न को समझने के लिए आप वीडियो पूरा निश्चित रूप से पूरा वीडियो देखें, तभी ये आपकी समझ में आसानी से आएगा। इस चैनल को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं कि इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के पास भी भेजते रहिए, ताकि उनका भी पढ़ाई में व्यवधान ना आए, उनकी पढ़ाई भी एक निरंतर तीव्र गति से चलती रहे। अब आइए हम पांचवा और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। कहानी के अंत में आलोपीदेन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? फिर से देख लीजिए प्रश्न ध्यान से। कहानी के अंत में आलोपीदेन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? यानी आलोपीदेन ने मुंशी वंशीधर को अपना अस्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया, इसके पीछे क्या कारण था? तर्क सहित तो आपको उत्तर देना है। और आप अगर होते इस कहानी के लेखक प्रेमचंद की जगह तो फिर आप इसका अंत किस प्रकार करते? ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कारण हो सकते हैं। पहले खंड का उत्तर, यानी पहले प्रश्न का 2 प्रश्न इसमें छिपे हुए हैं कि क्या कारण हो सकते हैं उन्होंने जो आलोपीदेन ने वंशीधर को अपना अस्थायी मैनेजर बताया, और यदि आप लेखक होते तो उस कहानी को कैसे समाप्त करते। 2 प्रश्न हैं। तो देखिए इसमें पहले प्रश्न का जो उत्तर है कि उनको मैनेजर बनाने का क्या कारण हो सकता है, उसके 2 पहलू हो सकते हैं, 2 कारण हो सकते हैं। क्योंकि पंडित आलोपीदेन जो हैं वह वंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित हो गए थे, ठीक है ना। और दूसरा कारण है कि वे आत्मग्लानि का अनुभव कर रहे थे।
आलोपी जी आत्मग्लानि का अनुभव कर रहे थे और वे बंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित थे। यही दो कारण था कि जो उन्होंने बंशीधर को अपना अस्थाई मैनेजर नियुक्त किया था। अब दूसरा खंड इसका जो पूछ रहा है कि आप कहानी का अंत किस प्रकार करते, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यदि मैं भी लेखक होता तो मैं भी कहानी का अंत कुछ इसी तरह से करता। ठीक, क्योंकि इसमें आपको अपने विचार देने हैं और ये प्रेमचंद जी ने जो कहानी का अंत जिस प्रकार से किया है वो बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। तो यदि मेरी अपनी राय पूछी जाए तो मैं भी यदि होता तो मैं भी कहानी का अंत कुछ इसी तरह से करता। ओके, बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये पांचों प्रश्न के उत्तर आपकी समझ में आसानी से आ गए होंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके आप हमें ये ज़रूर बताएं। हमारे अपने व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। यदि और कोई दिक्कत है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।